एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस लेसन का वर्किंग इंस्टीट्यूशन का पार्ट 1 को कंप्लीट किया था और आज हम अपने सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होने वाला है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। टॉपिक है बच्चों हमारा पहला, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये तो जान लिया था कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रन की जाती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को रन करने के लिए ना बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने आम लोगों के लिए कि उनको वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। और ऊपर से जो आर्मी, पुलिस है उनको भी ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कंट्री से जो टैक्स है वो भी कलेक्ट करती है, ताकि जो डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज है वो अपने लोगों को प्रोवाइड करा सके। इसके अंदर सैलरी भी इंक्लूडेड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि समटाइम आप देखते हो कि उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसके ऊपर फिर डिबेट एंड डिस्कशन होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अंडर में हमें देखने को मिलती है, जो अच्छे तरीके से काम कर सके। क्योंकि भैया डेमोक्रेसी भी ना उसी कंट्री की बेस्ट मानी जाती है जहां के जो इंस्टीट्यूशन है ना वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। तो ये जितनी भी हमने बात करी है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, उनकी क्या क्या पावर्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। अब जितने भी ये जो कैबिनेट होती है ना, आप देखते हो कि कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई एनवायरमेंट मिनिस्टर है, तो ये जितने भी मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट का पार्ट होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से इन्हें बनाया जाता है और इन्हें हटाया भी जाता है, क्योंकि सारी जो पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है प्राइम मिनिस्टर उसको वो वाली पोस्ट दे देता है। इसके अलावा द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। अब फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन मिनिस्टर है और वो कोई डिफरेंट टाइप की पॉलिसी लेके आया, जैसे NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लाई गई है, तो उसको इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो सिविल सर्वेंट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। अब क्या होता है कि कभी कभार गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन भी लेती है जो कि आम लोगों को पसंद नहीं आते, तो ऐसे में क्या होता है कि आम लोग अपनी नाराजगी को शो करने के लिए वो एक सहायता लेते हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, ताकि वो उसके अंदर PIL डाल सके और गवर्नमेंट इसके बारे में एक वैलिड रीजन मान सके कि आखिरकार अगर आप ये लॉ लेके आ रहे हो तो किस बेसिस पे लेके आ रहे हो, जिसके अंदर आर्गुमेंट होते हैं, जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो डेमोक्रेसी आप देख रहे हो किसी भी कंट्री के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, तो ये सारे जो है वो पार्ट कहलाते हैं इंस्टीट्यूशन के ही। होप सो कि आपको पता चल चुका होगा कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड आखिर क्यों पड़ती है। इसके अलावा जो आज के इस लेसन का हमारा मेन टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, यानी कि संसद जिसे हम कहते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। इन डेमोक्रेसीज an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people। देखिए किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर एक असेंबली होती है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। जैसे हमारे भारत के अंदर इन इंडिया Such a national assembly of elected representative is called parliament। अब पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठते हैं, MP बैठते हैं। MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद कहते हैं। अब ये सांसद जो होते हैं वो आम जनता के द्वारा तो चुने जाते हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो आम जनता वोट डालते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे लीडर जो होते हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। अब आम जनता की नजर में जो कैंडिडेट सबसे अच्छा होता है तो वो उसे जितवा देती है, और वो जीता हुआ कैंडिडेट MP कहलाता है, जो कि पार्ट बनता है इस पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये तो जानकारी आपको पहले से अच्छे तरीके से पता ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर की, तो पार्लियामेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हालांकि अब एक न्यू पार्लियामेंट भी बन रहा है, जो कि जल्द ही उसकी घोषणा होने वाली भी है, लेकिन ओल्ड वाला यही है हमारा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे प्रेसिडेंट जो कि टाइम टाइम पे मीटिंग एड्रेस करता है। इसके अलावा
राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अक्सर अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई वर्ड नहीं है कि इसे अपर हाउस के नाम से ही जाना जाएगा, बस ये कि ओल्ड पैटर्न में इसका नाम ऐसे बोला जाता था तो इसलिए बोला जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा जिसे लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोअर हाउस लोकसभा का नाम है तो उसके पास पावर कम होगी, नहीं, एक्चुअल में जो ज्यादा पावर है वो लोकसभा के पास ही होती है। तो ये तो हो गया हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, आखिरकार हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 है पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट के अंदर, हमारे देश के अंदर आप देखते हो एक दिन के अंदर बहुत सारे जो लॉज है वो बनते हैं, है ना, और बहुत सौ में चेंजेस भी हमें देखने को मिलता है। कहां से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, पार्लियामेंट से। इसके अलावा पार्लियामेंट कंट्रोल दोज हु रन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ये भी कंट्रोल करते हैं कि कौन सरकार को चला रहा है। द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट भी अपने जो डिसीजन है वो इसी के थ्रू ले पाती है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैज। अब ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत गई, अब वो गवर्नमेंट को रन कर रही है तो वो करप्ट तरीके से काम करेगी, जितना चाहो उतना पैसा अपने अंडर में रख लेगी, कोई इसे रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी होता है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, स्पेशली इन इंडिया में, क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं होती बल्कि ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, जो टाइम टाइम पे एक तरीके से उनसे आर्गुमेंट करती है, क्वेश्चन को आस्क करती है, और हर चीज की यहां पे बातें उठाई जाती है, जिसे हम डिबेट एंड डिस्कशन का नाम देते हैं। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्री। और पार्लियामेंट ही वही होती है जहां पे लोगों की बातों को रखा जाता है, जहां पे नेशनल पॉलिसीज क्या होगी कंट्री की, उसके बारे में बात की जाती है। सो इन सभी रीजन की वजह से हमें पार्लियामेंट की नीड होती है। काफी सिंपल सा था, होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब इतनी देर से बच्चों मैं पार्लियामेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा। तो आइए अगला टॉपिक इसी के बारे में बात कर लेते हैं, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो टू हाउसेस अब तो आप पता ही चल चुका है, इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल, जिसे लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं। अब देखा जाए तो इसके बारे में देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इज 543। हमारे पूरे इंडिया के अंदर अभी लोकसभा की जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसे सीट का नाम भी दिया जाता है, वो 543 रखी गई है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा 238 प्लस 12 नॉमिनेटिव मेंबर। और उसी तरह राज्यसभा की अगर बात की जाए तो इसके जो टोटल मेंबर है वो 250 है, जिसमें से 238 तो हो गए इसके मेंबर, लेकिन इसके अंदर जो 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेटेड किस बिहाफ पे करता है, कोई पर्सन है जो कि स्पेशलिस्ट है अपनी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या फिर सिनेमा के अंदर हो या फिर साइंस में हो या हेल्थ में हो, कोई भी फील्ड में हो, तो वो उसे नॉमिनेटेड कर सकता है। जैसे पास्ट का अगर एक मैं एग्जांपल दूं तो सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है, उनको नॉमिनेटेड भी किया गया था राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये एग्जांपल आपके काफी काम आ सकता है। तो ये तो हो गया दोनों के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन को लेके, तो देखिए क्या क्या बातें की गई है। यहां पर आप देख सकते हो, ये है फीचर्स और लोकसभा राज्यसभा कैसे कैसे। सबसे पहले दिया गया हाउस यानी कि चैम्बर को रिलेटेड, तो भैया लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस। 1 मार्क एमसीक्यू में अक्सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा क्या अपर हाउस है या फिर लोअर हाउस है, या फिर ये पूछ लेता है कि अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने होंगे या नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 543 मेंबर है लोकसभा के, और राज्यसभा के 250 है, जिसमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं वो एमपी कहलाते हैं। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं आम जनता के द्वारा। यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसे प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन भी कहते हैं, तो इसमें जो भी मेंबर जीत के जाता है वो आम जनता के द्वारा जीता जाता है। लेकिन जब बच्चों बात आती है राज्यसभा की, तो इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं।
एमएलए यानी कि जैसे हर एक स्टेट्स के अंदर ना एमएलए के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये सारे एमएलए अपने एक चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में टोटल 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट्स के अपने अपने एमएलए होते हैं। तो हर एक स्टेट क्या करता है, अपने अपने जो एमएलए है उनमें से किसी एक दो या अपनी पॉपुलेशन के बिहाफ पर ही अपने मेंबर को राज्यसभा में भेजते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। टेन्योर की अगर बात की जाए टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो 5 ईयर मिलते हैं लोकसभा को और 6 ईयर मिलते हैं राज्यसभा को। बट राज्यसभा में एक कंडीशन होती है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो एवरी 2 ईयर के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। डिसोल्यूशन की बात की जाए तो लोकसभा लिमिटेड टाइम के लिए होती है, यानी कि एवरी 5 ईयर वो डिसॉल्व कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल साल 2014 में इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर लोकसभा का, तो इसका जो टाइम पीरियड बनाया था 2019 तक। 2019 के बाद क्या होता है, फिर से दोबारा नया टाइम पीरियड लगा 2024 तक। अब जब 2024 में इलेक्शन होगा तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 5 ईयर यानी 2029 तक। तो एवरी 5 ईयर जो होता है ये डिसॉल्व कर दी जाती है। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा की तो ये डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो लोकसभा में स्टिल अब कोई नॉमिनेशन नहीं होता। पास्ट में जरूर होता था कि जो प्रेसिडेंट है देश का वो एक तरीके से अपॉइंट करता था 2 मेंबरों को, जो कि एंग्लो इंडियन कहलाते थे। एंग्लो इंडियन वो यानी कि जब इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया में ही रहना पसंद करते थे, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वो अपने देश नहीं गए, वो इंडिया में ही रह गए, तो उन्हें एंग्लो इंडियन के नाम से जाना गया था। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक तरीके से प्रेसिडेंट उनको 2 सीटें प्रोवाइड करवाता है, वो खुद चूज करता है, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी राज्यसभा की तो इसमें टोटल 12 मेंबर को डिफरेंट फील्ड से, चाहे वो आर्ट्स की हो, साइंस की हो, कल्चर की हो, उनसे चूज कर सकता है। तो ये तो हो गया बच्चों कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन ये कंपैरिजन तो हो गया एक नॉर्मल तरीके से। अब बात करते हैं कि इनमें से किस हाउस के पास ज्यादा पावर दी गई है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर लोकसभा वर्सेस राज्यसभा कंपैरिजन। तो देखिए कैसे कैसे बताया गया। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर कोई भी साधारण से साधारण बिल आता है तो उसे दोनों ही राज्यसभा लोकसभा में पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेस, अगर कहीं पे ये अंतर देखने को मिलता है दोनों हाउसेस में, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर। तो जब कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाता, हो सकता है ना कि कोई लॉ आया और वो पास नहीं हो पाया क्योंकि एक साइड तो राजी था, दूसरी साइड राजी नहीं था, तो ऐसे में एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। फिर उसमें क्या होता है कि ज्यादा एडवांटेज हो जाती है लोकसभा के पास, क्योंकि उसके मेंबर ज्यादा है 543, जबकि जो राज्यसभा उसके है 250 के आसपास। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। तो ऐसे में उनको बेनिफिट मिलता है। तो आप समझ सकते हो लोकसभा के बाद ज्यादा पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि लोअर हाउस है तो उसकी कम होगी। इसके अलावा लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। तो मनी मैटर से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा पावर लोकसभा को ही दी गई है। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड। अगर एक बार लोकसभा ने मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ को पास कर दिया तो क्या होगा, राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास सिर्फ इतना सा राइट होगा कि वो एक तरीके से 14 डेज थे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 डेज के लिए उस लॉ को अपने पास रख सकती है और मतलब डिले करवा सकती है, उसके बारे में वो रिसर्च कर सकती है और उसे अगर कुछ लगता है तो वो ऐसे में सजेशंस भी दे सकती है उसमें चेंज लाने की। लेकिन जो सजेशन होगा वो जरूरी नहीं कि लोकसभा को मानना ही पड़ेगा। लोकसभा का मन करेगा तो वो कर देगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो मेन पावर जो है एक्चुअल में वो लोकसभा को दी गई। मनी से रिलेटेड तो लोकसभा के पास ही है 100%। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो लोकसभा क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं। जो आप डिफरेंट टाइप की पोस्ट देखते हो ना कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, फूड मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन से, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। द ओनली अ पर्सन वो एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर यहां पे एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हाफ ऑफ द मेंबर यानी कि आधे से ज्यादा मेंबर अगर ये कह दे कि नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, जब तक सपोर्ट रहेगा लोकसभा में
उनके एमपीज का, तब तक ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर रहेंगे। लेकिन अगर आधे से ज्यादा लोगों ने नो कॉन्फिडेंस वाली बात कह दी कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है, तो सभी को रिजाइन दे देना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2019 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो इसमें 303 जो सीट थी वो बीजेपी ने अकेले जीत ली, और इसकी जो कोलिशन वाली पार्टी है एनडीए, उसने टोटल 50 के आसपास सीटें जीती। तो टोटल इनके पास 353 सीट है। अगर इसमें से इनके पास जो मेजोरिटी है वो 272 से प्लस होनी चाहिए एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उसका हाफ प्लस 1 सीट, उसके आगे कितनी भी हो जाए, तो 543 का हाफ इतना होता है। तो इससे ज्यादा इनके पास 1-2 सीटें होनी चाहिए। ऐसे में अगर हाफ ऑफ द जो भी एमपीज है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस कह दे तो गवर्नमेंट की होगी वो गिर जाएगी, और सारे जितने भी यूनियन ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद। तो ये भी जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, उसके पास ऐसी कोई भी पावर अवेलेबल नहीं होती। तो ये था बच्चों लोकसभा वर्सेस राज्यसभा के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ पावर। होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट there are various functionaries who take day-to-day decision and implement those decision on behalf of the people is called एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? जब मैंने आपको ओरिजेंटल पावर के बारे में बताया था, जो लेजिस्लेटिव होती है वो लॉ मेकर होती है, यानी कि कानून बनाने का काम उसका होता है। चलो कानून एक बार बन गया, हमारी पार्लियामेंट में एक बार कानून बन गया, इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो वो उसके पास पावर होती है। ठीक है, ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। अब ये भी डिफरेंट टाइप की होती है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। पॉलिटिकल कैसी होती है? द वन विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर लोग जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसे चूज करते हैं। इट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन जब बात आती है परमानेंट की, तो इसमें क्या होता है? द one where people are appointed on a long term basis is called the permanent executive or the civil services। ये जो IAS की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वो रियल वाले होते हैं। रियल कहने का मतलब कि वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट। पीपल वर्किंग फॉर द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट, जिसे हम नौकरशाह कहते हैं। तो अगर आप IAS की प्रिपरेशन करते हो, जब आप IAS बन जाते हो, तो आपकी वो परमानेंट जॉब होती है, क्योंकि आप एक पार्ट हो एग्जीक्यूटिव का, यानी कि जो भी लॉ बन रहा है उसे इंप्लीमेंट करने का काम, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो IAS की होती है, जो जगह जगह बताता है, यानी कि स्प्रेड करता है उस चीज के बारे में कि हाँ ये भी कोई कानून है, ताकि वो आम जनता तक पहुंच सके, यानी कि एग्जीक्यूट हो सके। तो ये था बच्चों पॉलिटिकल एंड परमानेंट के बारे में, और सारा का सारा हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड ही। होप्स हो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। हम लास्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की जो पावर्स है, और साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, उनके बारे में। वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वर्किंग इंस्टीट्यूशन, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।